जोरदार झटका लगा है और खास बात यह है कि यह झटका एनडीए के उनके साथियों से ही मिला है, यानी जिसके साथ नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हैं उनसे ही यह झटका मिला है। आपको बता दूं कि आज मोदी सरकार ने संसद में वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया और पहले जैसे हालात अगर होते, आप याद कीजिए कि 2014 से 2024 तक वाले हालात होते, यानी बीजेपी का पूर्ण बहुमत होता, तो यह विधेयक लोकसभा और फिर राज्यसभा में कब का पारित होकर कानून का रूप ले चुका होता और आपको और हमको इसकी खबर ही नहीं होती। याद कीजिए जम्मू कश्मीर मामले में आर्टिकल 370 पर सरकार का रवैया कैसा था। खैर, आज जब मोदी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया तो इंडिया गठबंधन ने इसका जोरदार विरोध किया, लेकिन मोदी का साथ देने वाली टीडीपी ने भी इस विधेयक पर सशर्त समर्थन की बात कही, जिसके बाद मोदी सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक को संसदीय समिति को भेजना पड़ा। इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजने का मतलब यही है कि संसद में मोदी सरकार को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और फिलहाल जैसे हालात बने हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि इसी तरह की और मात आगे भी मोदी सरकार को मिलती रहेगी। मोदी इधर संसद में वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण के नाम पर हिंदू मुसलमान करवाने में लगे थे, तो उधर राहुल गांधी हमेशा की तरह आम लोगों से मिल रहे थे। आज संसद में राहुल गांधी से मैला ढोने वाले सफाई कर्मियों ने मुलाकात की। मछुआरों और भोजन का अधिकार के कार्यकर्ताओं का दल भी आज राहुल गांधी से संसद में मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन जब उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया तो राहुल गांधी खुद उन तक पहुंच गए। क्या कुछ कहा इस मसले पर राहुल गांधी ने, आइए जरा सुन लेते हैं। पहले आना पड़ा आपको यहाँ आना पड़ा सर। मछुआरों का क्या मुद्दा था और क्या मुद्दा था? नहीं, वो देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके के डेलीगेशन से मिल रहे थे लोगों मेरा तो को आपने रेल मंत्री से मिलवाया। नहीं, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। तो पीपल्स लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में है सर आप? दैट्स ऑल फाइन। My life becomes a bit more difficult because it's easier to meet them there. Otherwise, now I'll have to keep coming here. अब यहाँ आना पड़ेगा। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि सदन के अंदर पहले किसानों को भी भीतर आने से रोका गया और अब मछुआरों और छात्रों को रोका जा रहा है। गनीमत यह है कि मैला ढोने वाले राहुल गांधी से उनके दफ्तर में मिलने पहुंच गए। क्या बातचीत हुई उनके बीच, जो सफाई कर्मी हैं उनसे राहुल गांधी की, आइए जरा सुन लीजिए। ये देखिए विजुअल आप देख रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कुछ बातचीत हो रही है। वन इज अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये ड्राई लेट्रिन साफ करने के काम अभी भी देश पे है, बट सरकार कहते हैं कंप्लीट डिनाई करते हैं। वो हमारा मंत्री जी हैं, उनका एक ही काम है, हमेशा पार्लियामेंट पे कुछ भी होगा आके वो बोलते हैं महिला प्रथा नहीं है, देयर इज नो मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कंट्री। सी प्रॉब्लम है ड्राई लेट्रिन्स है अभी, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ द झारखंड, वहां हाथ से मैला साफ करने के काम चलते हैं। What is the problem? What is the reason this is continuing? Because the government is not providing any rehabilitation people who left. उनका तो 5 साल 10 साल से ऐसे इंतजार ही कर रहा है। बजट है, बजट खर्च नहीं करते हैं। 2010 पे एग्जैक्टली 1000 करोड़ द बजट, 2013 आ गया, सरकार बदल गया, इमीडिएटली इट हैज गिरावट है 10 करोड़, बाद में 5 करोड़, आज का तारीख पे 0, 1 पैसा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये तो है ही नहीं, डिसअपेयर कर दिया। दूसरा है, तो कितने लोग ये काम कर रहे हैं? कम से कम अभी भी 10 से 16 हजार लोग वो काम पे अभी भी हैं। तो मुझसे क्या चाहते हैं? वी आर सेइंग दैट देयर इज एन मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये भारत सरकार ने उनका एक पैकेज ये काम करने। तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं उसके बाद से संसद का माहौल और नजारा काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है।
पहले उच्च वर्ग के लोग, संभ्रांत तबकों के लोगों से ही संसद के भीतर इस तरह की मुलाकात देखी जाती थी। लेकिन अब देख लीजिए, राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं, मैला ढोने वाले सफाई कर्मियों से मिल रहे हैं, संसद के भीतर आकर ये बैठ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, अपने नेता से इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। ये बात अब राहुल ने मुमकिन कर दिखाई है, जिसे हम देख रहे हैं। उधर उनके नेतृत्व में संसद के भीतर मोदी सरकार के गलत इरादों पर विपक्ष तगड़ा जवाब देने लगा है। आज वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को विपक्ष ने जिस तरह विभाजनकारी, मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया है, उसके बाद से लोकसभा में जो कुछ नजारा था वो आप देखकर खुद चौंक जाएंगे। गौरव गोगोई जो लोकसभा में अब नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी के बाद हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इसी मसले पर, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया पेश की थी। जरा उसकी एक वानगी सुनिए। धन्यवाद। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। तो वक्फ संशोधन बिल जो है, ये इस बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सुन रहे थे गौरव गोगोई को। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद में इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। आइए जरा अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए। माननीय नोटिस आए वो एक मिनट में अपनी बात को कह दें। एक मिनट, अखिलेश जी आप बोलना चाहते हैं? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रभाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।
तो यहां साफ साफ चुनौती देते हुए अध्यक्ष महोदय को अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि कुछ अधिकार सुना है कि आपके भी छीने जा रहे हैं और हमको आपको इस अधिकार को, जो आपका अधिकार कल को छीना जाएगा, उसके लिए भी लड़ना होगा। और आज अधिकार जो है वो वक्फ बोर्ड का छीना जा रहा है, उन मुस्लिम समुदाय का छीना जा रहा है। ये सारी बातें यहां हो रही थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां साफ साफ कहते हुए रखते हुए अखिलेश यादव। तो इंडिया दल के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी इस बिल का विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया, तमाम दूसरे नेताओं ने भी इसका विरोध किया और जिसके बाद से मोदी सरकार का साथ देने वाले साथियों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर इस विधेयक का खुलकर समर्थन करें या ना करें। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ललन सिंह ने मोदी सरकार की लाइन को ही फॉलो किया, यहां तक कि वो अपने भाषण में 1984 के सिख विरोधी दंगों को भी ले आए, जिसका इस विधेयक से कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था। लेकिन इसे पूरे जेडीयू का स्टैंड नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार भी खुलकर यही बात कहेंगे जो बात आज ललन सिंह कह रहे थे, तो फिर बिहार में मुस्लिम वोट छिटक जाएंगे उनकी पार्टी के। ये नीतीश बाबू अच्छी तरह से जानते हैं। और वही टीडीपी का रुख इस मामले में काफी दिलचस्प रहा। टीडीपी सांसद जो है, टीडीपी के सांसद आज सदन में वो कह रहे हैं, जीएम हरीश बाल योगी जी, जीएम हरीश बाल योगी ने विधेयक के लिए, इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए अपनी पार्टी का सशर्त समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को आगे की जांच के लिए संसदीय समिति को भेजा जाता है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जेपीसी अगर गठित हो और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है तो इसका हम विरोध नहीं करेंगे। यानी पहले से ये विरोध कर रहे हैं। बाल योगी ने यह कहा कि मैं सरकार की उस चिंता की सराहना करता हूं जिसके साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। वक्फ दानदाताओं के उद्देश्य की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर गलतफहमी या गलत जानकारी को दूर करने के लिए इसे सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सरकार ने विधेयक संसदीय समिति को भेज दिया। लेकिन इस बीच जरा असदुद्दीन ओवैसी की बाइट अगर हो तो जरूर ले आइए। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी की बाइट हम बाद में सुना देंगे। तो लेकिन इस बिल को भेज दिया गया। तो फिलहाल यह मामला जो है वो 3 महीने के लिए कम से कम आप समझ जाइए कि यह लटक गया है, टल गया है। इससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार अब संसद में पहले की तरह मनमाने फैसले नहीं ले पाएगी। वैसे टीडीपी ने मोदी सरकार को पहले ही साफ कर दिया था कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी है, इसीलिए इस रूप में इसे पास नहीं किया जा सकता है जिस रूप में लाया गया था। आपको बता दूं कि टीडीपी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के वादे के साथ सत्ता में आई है और ऐसे में देश भर की वक्फ संपत्तियों पर केंद्र द्वारा कब्जे की कोशिश वाले बिल को टीडीपी खुलकर समर्थन नहीं दे सकती है। आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को इसका सदस्य बनाने, 2 गैर मुस्लिम होंगे इस बोर्ड में, इस नए गैर मुस्लिम होंगे, और जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी कलेक्टर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इनको सरकार असाधारण अधिकार देना चाहती है। इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि जिला का कलेक्टर जिस संपत्ति को गैर वक्फ घोषित कर देगा तो उसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस विधेयक में जिस तरह वक्फ बोर्ड के अधिकारों को काटकर उन पर कब्जा करने की नीयत सरकार की दिखी है, उसे आज संसद में विपक्ष ने पूरी तरह उजागर कर दिया और इधर टीडीपी का रुख भी सरकार विरोधी ही दिखा। यह इस विधेयक के जरिए, और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यह विधेयक अब चला गया है सिलेक्ट कमेटी के पास। लेकिन यह पहली बार हुआ है पिछले 10 साल में कि कोई विधेयक सरकार ने सिलेक्ट कमेटी को भेजा हो और यहां से नरेंद्र मोदी की सरकार, खासकर बीजेपी की पहली हार सामने दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक और हार आप देखिए, दूसरी तरफ आज राज्यसभा में उस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब सभापति जगदीप धनखड़ कुर्सी छोड़कर गुस्से से चले गए। दरअसल विनेश फोगाट पर विपक्ष चर्चा चाहता था, खड़गे ने इसकी मांग रखी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एलओपी हैं राज्यसभा में, उन्होंने सभापति से कहा कि यहां कहीं ना कहीं उसके साथ जाति हुई है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी है
और कोई साजिश रची गई है और इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए विनेश फोगाट को लेकर। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं पिछले 2 दिनों से, खासकर कल से विनेश फोगाट की चर्चा खूब हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी मांग रखी, लेकिन सभापति नाराज हो गए और कहने लगे कि इस पर चर्चा नहीं होगी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। कोई कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं होगा। विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा था और सभापति नाराज होकर चले गए। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ हुआ था, इसको सुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबके पास चलेंगे, उन सबसे परिचय करवाऊंगा आपका, लेकिन पहले सुनिए। In the ugliest of scene, we saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are low unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. We give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. तो सुन रहे थे यहां साफ साफ जगदीप धनखड़ जो हैं, अब विनेश फोगाट की बात जब हो रही थी और हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट के लिए कहा कि हम उनको सिल्वर मेडल विजेता की भूमिका में देखेंगे और वैसे ही सब कुछ उनके साथ बिहेव करेंगे। ये बात यहां पर दिन में कह रहे थे, सुबह जब चर्चा की मांग की थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, विपक्ष ने, और यहां पर उसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं उस बात को रोकने की कोशिश करते हुए कि नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। यहां कहीं ना कहीं उनके साथ साजिश है, ये बात रखी जा रही है और कल से लेकर आज तक इस पर चर्चा की मांग हो रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की और जगदीप धनखड़ ने साफ साफ, और सदन में आप देखते हैं कि आसंदी पर, कुर्सी पर जो उधर स्पीकर इधर सभापति जो बैठते हैं वो विपक्ष को सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और यह बात लगातार आप, हम और यह दुनिया, यह देश देख रहा है, इसलिए यहां समझना जरूरी है। इसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि जगदीप धनखड़ साहब उठकर चले गए और नाराज होकर चले गए, जरा दिखाने की कोशिश कि देखो मैं आपकी बातों से बहुत नाराज हूं। लेकिन नाराजगी किसकी जाहिर होनी चाहिए? नाराजगी होनी चाहिए थी जाहिर यहां पर विपक्ष की। विपक्ष भी खड़ा हुआ और उठकर बाहर निकल गया।